greeting. This is Rahman and I welcome you to RSC classes of English language. Today our topic is how to translate in English. इंग्लिश में ट्रांसलेशन करना कितना इम्पोर्टेंट है ये हमें समझना होगा। कभी कभी क्या होता है कि हम इंग्लिश स्पोकन में बहुत अच्छे होते हैं, बट जब स्ट्रिक्ट स्ट्रक्चर्स आते हैं या हम कहें कि डिफ़िकल्ट सिंटैक्स आते हैं इंग्लिश में, तो वहाँ पर हमें सेंस निकालना डिफ़िकल्ट होता है। अगर हम सीधे सीधे ट्रांसलेशन करना सीखें तो स्टोरी के अंदर जो एक फील होता है सेंटेंसेस में और कन्वर्सेशन में, तो वहाँ पर हम रियल फीलिंग एक्सप्रेस नहीं कर पाते और हमारा जो पर्टिकुलर सेंटेंस है वो एक फील नहीं क्रिएट करता। तो हम सीखेंगे कि एक बात को हम किस तरह से कहें कि जो फील हिंदी या उर्दू में आ रही है वही सेम फीलिंग हमें इंग्लिश के अंदर भी महसूस हो। ट्रांसलेशन सीखना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि कॉम्प्रीहेंशन जब हम गो थ्रू करते हैं और हमको क्वेश्चंस के आंसर्स देखने होते हैं तो वहाँ पर कई बार इस तरह के सेंटेंसेस होते हैं अनयूजुअल कि हम वहाँ पर उस गिवन सेंटेंस का कुछ मीनिंग निकालने लगते हैं, क्योंकि हमें आदत होती है कि सीधा सीधा सेंटेंस हमने देखा और उसको अपनी नेटिव लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर लिया। हर ट्रांसलेशन बिल्कुल वर्ड फॉर वर्ड नहीं होती है, कहीं ट्विस्ट होते हैं, कहीं पर कुछ वर्ड्स को ड्रॉप करना होता है, कहीं कुछ एडिशनल फ्रेजेस और प्रेपोजिशन और आर्टिकल हमें लगाने होते हैं। तो हम कुछ पर्टिकुलर सेंटेंसेस के जरिए माध्यम से यहाँ पर सीखेंगे कि हम ट्रांसलेशन कैसे करें और उन स्पेशल फ्रेजेस को आप नोट करते चलेंगे। ये हमारी ट्रांसलेशन की सीरीज है और इसमें हम आज पार्ट 2 में हैं। इस पार्ट 2 के अंदर जितने भी सेंटेंसेस आए उनको आप एक रूल की तरह से लीजिएगा और फ्यूचर में उसको यूज कीजिएगा। आपकी अंडरस्टैंडिंग और आपकी रीडिंग और आपका राइटिंग सेक्शन भी इससे अच्छा होता जाएगा। इस पूरी सीरीज के थ्रू स्टडी करने के लिए अगर आपने हमारा चैनल अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, और सब्सक्राइब अगर किया है तो प्लीज लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और कमेंट सेक्शन से जुड़े रहिएगा अपने सेंटेंसेस की ट्रांसलेशन और दूसरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कराने के लिए। आइए लेते हैं हम अपना एक नया सेंटेंस। रात में, हमारा सेंटेंस है रात में देर तक मत जागिए। अब कई बार क्या होता है कि हम सेंटेंस को जितने वर्ड हिंदी या उर्दू में दिए गए होते हैं उतने को ही एज इट इज ट्रांसलेट कर लेते हैं। कभी कभी यह गलत साबित होता है। अब क्या होता है कि हमने जो ट्रांसलेशन किया, ट्रांसलेशन जरूरी नहीं है उसी वे में हो, ट्रांसलेशन के कई सारे वेज हो सकते हैं। और जब हमें कॉम्प्रीहेंशन रीड करना होता है और उस पैसेज को समझना होता है तो वहां पर वही एक्सप्रेशन किसी और सिंटैक्स में, किसी और स्ट्रक्चर में लिखी हुई होती है। तो हमें फिर ये समझने वाली बात है कि कई तरह से सेंटेंस को ट्रांसलेट करना आना चाहिए। तो रात में देर तक मत जागिए, अब इसको आप कैसे एक्सप्रेस करेंगे ये आप यहां पर देखेंगे। आपकी ट्रांसलेशन होगी डू नॉट कीप लेट आवर्स। अब आप कहेंगे कि ये तो वर्ड्स जो यहां पर लिखे गए हैं ये तो हिंदी वाले सेंटेंस से बिल्कुल मैच ही नहीं कर रहे हैं। तो आपको अपनी ट्रांसलेशन के लिए वोकैबुलरी इंप्रूव करनी पड़ेगी और इडियम्स एंड फ्रेजेस आपको इंक्रीज करने पड़ेंगे। उसके लिए बहुत सारी वीडियोस हमारे चैनल पर हैं, आप वहां से उनको ऑब्जर्व कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं। तो देर रात मत जागिए, तो मत के लिए आपने यहाँ डू नॉट यूज किया, ये आपको इजीली आता होगा। कीप लेट आवर्स, तो कीप लेट आवर्स में आपका नाइट भी आ गया, ठीक है, और देर भी आ गया, यहां पर नाइट भी आ गया, देर भी इसके अंदर आ गया। और अगर लेट है तो ऑफ कोर्स आवर्स तो होंगे ही, और आवर्स होगा तो समय होगा, और लेट समय है तो रात है। तो इतना जो फ्रेज है आपका ये इस पूरे हिंदी के एक्सप्रेशन को क्लियर करता है। डू नॉट कीप लेट आवर्स। इसी तरह से आपका एक सेंटेंस और है रात में देर तक मत काम कीजिए। रात में देर तक मत काम कीजिए। अब यहां पर इसको किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे आप इतने गैस कीजिए। मत काम कीजिए,
अब रात में देर तक मत काम कीजिए को आप इंग्लिश में कैसे एक्सप्रेस करने वाले हैं, आइए यहाँ पर समझते हैं। तो यहाँ पर आपका एक इडियम है बर्न मिडनाइट ऑयल, बर्न मिडनाइट ऑयल। अब आप अगर इसका मीनिंग देखें तो आधी रात का तेल जैसा कुछ हमें मीनिंग समझ में आ रहा है, लेकिन मीनिंग का हमारे द्वारा समझ लिया जाना इज नॉट एवरीथिंग। तो हमें समझना होगा कि इस इडियम को हम किस तरह से यूज करें। हम कहेंगे डू नॉट बर्न मिडनाइट ऑयल। तो यहाँ बर्न मिडनाइट ऑयल का मतलब हुआ रात में देर तक काम करना। तो रात में देर तक काम करने वाली एक्सप्रेशन यहाँ क्लियर हो गई, और मत के लिए आपने डू नॉट यहाँ पर यूज किया। तो इससे आपने यहाँ पर अपनी एक्सप्रेशन को पूरा कर लिया। अब आते हैं हम यहाँ पर कुछ दूसरे सेंटेंसेस पर। यहाँ पर हमारे पास एक सेंटेंस है, वे समय बर्बाद ना करें। आमतौर से इंपेरेटिव सेंटेंसेस में देखा जाता है कि जब हम किसी को इंस्ट्रक्शन देते हैं तो हम लिखते हैं समय बर्बाद मत करो। इसके अंदर हम लिसनर को नहीं मेंशन करते, समय बर्बाद मत करो। तो मत के लिए आप सीधा सीधा सा क्या करते हैं, डू नॉट का यूज करते हैं, और डू नॉट के साथ आप फर्स्ट फॉर्म ऑफ द बेस वर्ब लेते हैं, मेन वर्ब लेते हैं, यानी बेस वर्ब लेते हैं या फर्स्ट फॉर्म लेते हैं, आप कुछ भी कह सकते हैं। डू नॉट वेस्ट टाइम। लेकिन यहां पर सब्जेक्ट दिया है वे, तो अब थर्ड पर्सन वे है, और साथ में यहां पर एक इंस्ट्रक्शन भी है। अब इंस्ट्रक्शन में तो हमें आमतौर से पता था कि हम यू का यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर वे है। तो आप किस तरह से इसको लिखेंगे, तो आप दे लिखेंगे, दे कॉमा लगाएंगे, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम। हम यहां पर एक नई चीज और सीखने वाले हैं कि किसी एक पर्टिकुलर सेंटेंस को हम कितनी तरह से एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो इसका दूसरा तरीका होगा आई कांट हैव यू वेस्टिंग योर टाइम। यहाँ पर सब्जेक्ट यू लिया, यू के साथ योर लाए, लेकिन हमारे यहाँ पर सेंटेंस में आप देखेंगे कि दे है, तो हमें यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस देम करना पड़ेगा, और यहाँ पर हम देयर करेंगे। तो इस तरह से हो जाएगा आई कांट हैव देम वेस्ट देयर टाइम। अब आपका सवाल होगा कि यहाँ पर आई कहाँ से आ गया। तो देखिए, अगर कोई भी व्यक्ति सामने वाले से बात कर रहा है तो फर्स्ट पर्सन बात कर रहा होगा, तो फर्स्ट पर्सन को ऑब्जर्व करते हुए हमने आई लिखा। अगर आपकी इंटेंशन एक से ज्यादा लोगों की है तो आप वहां पर वी लिख सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट पर्सन सेकंड या थर्ड पर्सन को, सेकंड पर्सन को निर्देश दे रहा है, ठीक है। और अगर आप किसी थर्ड पर्सन के लिए अपनी बात लिख रहे हैं तो यहाँ पर आप जो भी पर्सन है उसका आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म लिखेंगे, और यहाँ पर आप उसका पॉजेसिव केस लिखेंगे। अब किसी एक बात को हम कई तरह से क्यों करते हैं, क्योंकि तो वो फील नहीं आती जो स्पीकर बोलना चाहता है, तो हमें किसी एक सेंटेंस को कई तरह से लिखना सीखना पड़ेगा। यहाँ पर अब हम एक अलग सेंटेंस लेंगे, और सेंटेंस है यहाँ धूम्रपान ना करें। इसको हम यहाँ अपने ट्रेडिशनल स्ट्रक्चर में अगर ट्रांसलेट करें तो हम कहेंगे डू नॉट स्मोक हियर। यही बात किसी और तरह से आप कैसे कह सकते हैं, स्मोकिंग इज प्रोहिबिटेड हियर। तो एक ही बात को हमने दूसरी तरह से कहा, अब हम इसी बात को दूसरी तरह से, तीसरी तरह से और चौथी तरह से कहेंगे, और वे स्टाइल्स क्या होंगे। एक अभी हमने थोड़ी देर पहले एक सेंटेंस लिखा था, वो सेंटेंस आप क्या बनाने वाले हैं, आई कांट हैव। अब ये इंपेरेटिव में है, तो यहाँ धूम्रपान करने ना करने की बात यू से कही गई है, तो हैव यू स्मोकिंग हियर। आपने ये सेंटेंस याद कर लेना है, यानी 4 नंबर से पहले हम आपको स्ट्रक्चर बता दें। आपने कांट लिखना है, हैव लिखना है, उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी यूज करनी है,
ये आपका स्ट्रक्चर होगा। सब्जेक्ट तो आपका कांड से पहले ऑफ कोर्स आना ही है, और अगर आपको ये भी याद नहीं रहेगा तो आप इस तरह से इसको नोट कर लें। अब हम आते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर पर हम कैसे बोलने वाले हैं, यू कांट स्मोक हियर। आप इस तरह भी लिखेंगे, यू शैल नॉट, जिसको आप शांट भी लिख सकते हैं, यू शैल नॉट स्मोक हियर। आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, हमने जो प्रोहिबिटेड वर्ड यूज किया था, स्मोकिंग इजंट अलाउड हियर, तो ये भी एक वर्जन हो सकता है। ये हमने ऑरली समझा दिया। अब हम यहाँ नया सेंटेंस लिखेंगे। सेंटेंस होगा, यू मस्ट नॉट स्मोक हियर। तो आपने देखा कि एक सेंटेंस को हमने कितनी तरह से एक्सप्रेस किया। ये सारी एक्सप्रेशंस आपको अपने माइंड में सेव करनी है। अब लेते हैं एक नया एग्जांपल और देखेंगे उसके वेरियस वेज टू ट्रांसलेट। यहाँ पर हमारा नेक्स्ट सेंटेंस है, कृपया मेरी मदद करें। इसको आप जिस तरह से हम इंग्लिश में वेरियस वेज ले रहे हैं, उसी तरह से आप हिंदी में भी कह सकते हैं कि आप मेरी मदद नहीं करेंगे। तो हर समय क्वेश्चन करने का मतलब ये नहीं होता है कि आप पूछ रहे हैं। क्वेश्चन में कई बार हम रिक्वेस्ट भी करते हैं। तो हमारी जो ट्रेडिशनल ट्रांसलेशन होगी वह ये होगी, प्लीज हेल्प मी। अब प्लीज हेल्प मी में हम इसको इस तरह से भी एक्सप्रेस कर सकते हैं, हेल्प मी वांट यू, या विल यू। यहां पर हमने एक रेस्पॉन्स लिया। अब आप कहेंगे कि इसके अंदर क्वेश्चन की तो कोई बात नहीं थी। जब आप स्टोरी राइटिंग कर रहे होते हैं तो प्लीज हेल्प मी बहुत इफेक्टिव नहीं होता, और अपनी बात को रखने के लिए, उस बात का असर छोड़ने के लिए आपको क्वेश्चन टैग लगाना होता है। इस टेक्निक को क्वेश्चन टैग कहते हैं। और आप पलट कर पूछते हैं, नहीं करेंगे क्या। ये इंग्लिश का एक अपना अंदाज होता है। जब आपके सेंटेंस नॉन इंपेरेटिव होते हैं तो आप अफर्मेटिव सेंटेंस में नेगेटिव यूज करते हैं क्वेश्चन टैग, और नेगेटिव में अफर्मेटिव। लेकिन इंपेरेटिव होने पर आप नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों यूज कर सकते हैं। एंड वन मोर थिंग इज देयर, जिस तरह का टेंस होता है उसी तरह का टेंस आपने क्वेश्चन टैग में लेना होता है। लेकिन इंपेरेटिव में फ्यूचर टेंस लिया जाता है, और विल नॉट को वांट कहते हैं। तो आपने इस सेंटेंस को इस तरह भी लिखना है, और आप इसे बिल्कुल लिख सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखते हैं कुछ दूसरे एग्जांपल्स। यहाँ पर हमारे पास बहुत ही सीधा सा दिखने वाला सेंटेंस है, इसकी हम ट्रांसलेशन करने वाले हैं। क्या आप दरवाजा बंद करने की कृपा करेंगे। तो इसको आप बनाएंगे विल से। इजीएस्ट वे, विल यू क्लोज द डोर प्लीज। इस विल यू की जगह आप ये भी कह सकते हैं, कुड यू क्लोज द डोर प्लीज। तो कुड जो है आपका वो विल की जगह, यानी पोलाइट रिक्वेस्ट इन प्रेजेंट में यूज किया जा सकता है। आपको यहाँ गागी गे या फ्यूचर जैसी चीज देखने की जरूरत नहीं होती है। जब हम कोई पैसेज रीड करते हैं, किसी राइटर की राइटिंग को रीड करते हैं, गो थ्रू करते हैं, तो वहां पर हम अपनी तरह से मीनिंग निकालते हैं, वो हमारी समझ में नहीं आता। उसकी वजह यही है कि हमें कुछ स्ट्रिक्ट पैटर्न्स जो हैं इंग्लिश के, उनको मैक्सिमम लेवल पर स्टडी करना चाहिए और उनको अपने माइंड में सेव करना चाहिए। न सिर्फ हम उससे अपना सेंस नेटिव लैंग्वेज में अच्छे से निकाल पाएंगे, बल्कि राइटिंग सेक्शन को भी बहुत इंप्रेसिव बना पाएंगे। इसी सेंटेंस को आप इन अदर वे भी लिख सकते हैं। नया तरीका यह हो सकता है इसको लिखने का, वुड यू माइंड क्लोजिंग द डोर प्लीज। यहां पर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, वुड यू बी सो गुड काइंड। गुड या काइंड में से कोई भी एक वर्ड आप ले सकते हैं, टू क्लोज द डोर
और प्लीज तो एक एडिशनल एक्सप्रेशन है, लिख दें तो बहुत अच्छा होगा, ठीक है, और ना लिखें तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर इसमें आपने सीधा सीधा सा ये भी आप कह सकते हैं कि प्लीज क्लोज द डोर। तो कई बार हम सोचते हैं कि कुड क्यों लिखें, ठीक है, वुड क्यों लिखें, तो ये आपको याद करना होगा कि सीधे सीधे रिक्वेस्ट में आप वुड और कुड को यूज कर सकते हैं, और लिटरली फ्यूचर के लिए आप जो है विल का यूज कर सकते हैं, और बिल्कुल सीधे सीधे से वही बात इंपेरेटिव सेंटेंस में भी कही जा सकती है। यहाँ पर हमारे पास कुछ नए सेंटेंसेस हैं, और इन सेंटेंसेस में हमने लिखा कृपया कॉफी लीजिए। ये सीधा सीधा सा समझ में आता है कि जब हम इसकी ट्रांसलेशन बनाएंगे तो हम यहाँ पर प्लीज लिखेंगे, ठीक है, टेक लिख सकते हैं, सम कॉफी लिख सकते हैं, कुछ इस तरह से हम इसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। लेकिन इसको और अच्छा फील कराने के लिए कैसे एक्सप्रेशन यूज करें, ये समझने वाली बात है। एक बात और है कि अगर हम यहाँ पर अगर वर्ड तो बढ़ाते हैं, तो अब इस तो के लिए कृपया कॉफी तो लीजिए, इस तरह से इस तो को बताने के लिए, एम्फेसाइज करने के लिए कॉफी तो लीजिए, इंग्लिश में ये तो वाली फीलिंग कैसे आएगी। तो इंग्लिश में तो वाली फीलिंग लाने के लिए आपको लिखना पड़ेगा प्लीज डू, और टेक की जगह आपको कहना पड़ेगा हैव अ कॉफी, ठीक है। इसी तरह से कृपया एक कॉफी तो जरूर हो जाए। अब हमने यही बात हिंदी के वर्ड्स में बदल दी, और ये वर्ड्स कुछ ऐसे हो गए कि जिसकी ट्रांसलेशन एकदम सीधे सीधे समझ में नहीं आती। तो हम क्या कहेंगे, प्लीज डू हैव अ कप ऑफ कॉफी। तो यहां पर यही सेम एक्सप्रेशन आपको यूज करनी है। एक्चुअल में ये सेंटेंस और ये सेंटेंस बिल्कुल एक ही है, कहने का फर्क है। जो हमारे दिल के ऊपर असर ये वाली हिंदी या ये इंग्लिश नहीं कर पा रही, इसकी कुछ बात ही अलग है। तो इसी लेवल का जो एक्सप्रेशन है आपका प्लीज डू हैव अ कप ऑफ कॉफी, आप यहाँ पर कॉफी के साथ कप ऑफ भी लगा सकते हैं। यह आपका एक्सप्रेशन एग्जैक्टली वही असर करेगा जो इस तरह की इनफॉर्मल कन्वर्जेशन के अंदर आपका फॉर्मल स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस आप राइटिंग में पेश करने जा रहे हैं। इसी तरह से आपके दूसरे सेंटेंस भी हो सकते हैं कि भाई मुझे जरूर याद रखना, तो आप कहेंगे प्लीज डू रिमेंबर मी। तो जितनी भी आपकी पॉजिटिव एक्सप्रेशंस होती हैं, तो आपको इस डू को यहां पर डालना होता है, और उसके बाद आप वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अनदर टाइम लेते हैं। और ये इस तरह का जो एक्सप्रेशन में डू आपका एक्स्ट्रा आया, इस डू के एक्स्ट्रा लेने को, इसका जो टेक्निकल नेम है, ये डिफेक्टिव वर्ब कहलाती है। ये आपको ग्रामर और कंपटीशन में बहुत ज्यादा काम आने वाला है। तो आज के इस ट्रांसलेशन के पार्ट में बस इतना ही। इस तरह के एक एक्सप्रेशन को कितनी तरह से हम एक्सप्रेस कर सकते हैं, ये सीरीज जारी रहेगी, और इस सीरीज में आप बने रहिए हमारे साथ, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को। एंड प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, कमेंट सेक्शन के थ्रू अपनी सारी प्रॉब्लम्स को दूर कराते रहिए। मिलते हैं जल्दी। थैंक्स फॉर बीइंग विद अस, थैंक्स अ लॉट।